हेलो दोस्तों 3 जनवरी 2014 ये एक ऐसा दिन था जब प्राइम मिनिस्टर होते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस था दोस्तों। और उस समय रिपोर्टर्स कई सारे टफ सवाल पूछ रहे थे दोस्तों, क्योंकि आपको याद होगा यूपीए की सरकार के ऊपर कई करप्शन के भी चार्जेस लगे हुए थे दोस्तों। तो यहाँ पर रिपोर्टर्स ने पूछा मनमोहन सिंह जी से कि आप अपने मिनिस्टर्स को क्यों नहीं रोक पाए या फिर आप उनको रोकने में नाकाम क्यों रहे। तो देखिए मनमोहन सिंह का जवाब यह था कि आई होप history will be kinder to me. I honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media. तो देखिए दोस्तों क्या है ना, भले ही मनमोहन सिंह हमारे 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहे हो, लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में या तो कहीं आप पढ़ते हो भारत के इतिहास के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, तो हमेशा से उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है दोस्तों 1991 में। क्योंकि जब भी मैं इकोनॉमी या कुछ भी देखता हूं तो उस समय भारत की आजादी के बाद अगर हम देखा जाए, इकोनॉमी के बाद देखा जाए दोस्तों, तो उसको 2 पार्ट में दोस्तों डिवाइड किया गया हुआ है, एक बिफोर 1991 और एक आफ्टर 1991 दोस्तों। एक बदल गई, मतलब कि भारत की दिशा और दशा पूरी तरह से बदल गई थी दोस्तों, जो हम डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों, कल देर रात को बहुत दुखद खबर सामने आती है जब पता चलता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अब हमारे बीच में नहीं रहे दोस्तों। 92 इयर्स की आयु में वो हमें छोड़कर परमात्मा के पास चले गए दोस्तों। और इसी को देखते हुए, क्योंकि ही इज वन ऑफ द हाईली रिगार्डेड पर्सन नॉट जस्ट इन इंडिया, पूरी दुनिया में आप अगर देखोगे चाहे कोई भी वर्ल्ड लीडर हो, उनको काफी ज्यादा मानता था दोस्तों। तो यहाँ पर इनको देखते हुए भारत सरकार के द्वारा 7 दिन का दोस्तों नेशनल मॉर्निंग डिक्लेयर किया गया दोस्तों। नेशनल मॉर्निंग क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अगले 7 दिन तक सभी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है जहां पर झंडा फहराया जाता है दोस्तों, मतलब कि रहता है, वहां पर एकदम ऊपर वो नहीं रखकर थोड़ा सा नीचे रखा जाता है, जैसे हाफ मार्च कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर नीचे रखा जाता है फॉर द रेस्पेक्ट ऑफ दैट पर्सन। और साथ ही साथ और कोई भी अगर इंटरटेनमेंट या प्लानिंग कुछ की गई हो सरकार के द्वारा ऑफिशियल इंटरटेनमेंट, तो उसको भी बंद कर दिया जाएगा दोस्तों अगले 7 दिन तक के लिए दोस्तों। यहाँ पर उनके बारे में जानकारी जानना हमें काफी ज्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि देखिए दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह की जब हम बात करते हैं, सो ही इज द वन ऑफ द नोटेड इकोनॉमिक्स, ही इज द टेक्नोक्रेट एंड साथ ही साथ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज लिबरलाइज्ड इकोनॉमी के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्होंने भारत को हाई ग्रोथ के पाथ पर ले गए दोस्तों। जो वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी हमारे भारत में, उससे निकालकर भारत को एक बेहतर दिशा दिलाई दोस्तों। यहाँ पर उनको एडमायर किया जाता है दोस्तों, सिर्फ फ्रेंड्स के द्वारा नहीं, उनके जो राइवल है पॉलिटिकल राइवल, उनके द्वारा भी उन्हें काफी एडमायर किया जाता है दोस्तों। डॉक्टर सिंह की अगर बात करें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कल ये खबर आई कि दिल्ली में उन्होंने आखिरी सांसें ली। एम्स के डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने अपने घर पर उनका निधन हुआ है और 92 ईयर्स के वो थे दोस्तों। देखिए यहाँ पर उनका जो एक एरा है ना दोस्तों, उनको एंड ऑफ द एरा के तौर पर देखा जा रहा है दोस्तों, क्योंकि जिस कार्यकाल में उन्होंने काम किया वो अपने आप में काफी डिफरेंट था दोस्तों। मतलब भारत ने जो वो समय देखा और आज के जनरेशन अगर आप देखोगे दोस्तों 90s के और उसके बाद के अगर आप देखोगे, तो शायद आपको वो एक्सपीरियंस भी नहीं आ पाएंगे अनटिल एंड अनलेस आपने अगर हिस्ट्री प्रॉपर डिटेल में ना पढ़ा हो दोस्तों। क्योंकि आज तो हमें बहुत अच्छी से सारी चीजें दिखती है, कोई भी चीजें हम बाहर से मंगा लेते हैं दोस्तों, काफी लिबरलाइज यहाँ पर आपको दिखता है। लेकिन ये ऐसा सिचुएशन उस समय नहीं था दोस्तों। आप समझिए अगर एक घड़ी भी आपको लेनी होती है तो इतना समय लगता था, पता है, कई महीनों कई साल तक किसी किसी को वेट करना पड़ता था सिर्फ एक घड़ी लेने के लिए। अगर आपको एक गाड़ी लेना है तो यहाँ पर आपको कलर डिसाइड नहीं कर पाते थे दोस्तों, कई समय तक का वेटिंग होता था दोस्तों। वो तो हम बाद में चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन देखिए एज अ फाइनेंस मिनिस्टर इन 1991 उन्होंने एक ग्राउंड ब्रेकिंग रिफॉर्म्स अपनाए थे भारत के लिए, और कहीं ना कहीं भारत को बैंकरप्सी से भी निकाला था दोस्तों। और यहाँ पर भारत को एज अ इमर्जिंग ग्लोबल पावर के तौर पर पोजीशन किया था दोस्तों। उनकी जो विजनरी लीडरशिप थी एक तरह से भारत के लिए मोस्ट क्रिटिकल फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकालने की थी दोस्तों। और उन्होंने जो अपनी छाप छोड़ी थी वो कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी पर छोड़ी है। और देयर इज नो डाउट दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय, प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था दोस्तों। क्योंकि एज ए पॉलिटिकल फिगर, क्योंकि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं थे दोस्तों, उनको क्रिटिसाइज भी किया जाता था उस समय 1991 में, लेकिन पीछे से पूरी बैकिंग मिली हुई थी उनको पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा दोस्तों। और मैंने जितने भी मतलब जितनी हिस्ट्री पढ़ा है उससे मैंने देखा है कि मनमोहन सिंह ने कई बार अपना रजिग्नेशन भी दे दिया था, पर पीवी नरसिम्हा राव जी ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, कोई आपको कुछ भी बोले, पॉलिटिकल राइवल कुछ भी करे, आप डरिए मत, मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो दोनों की कहीं ना कहीं एक तरह से इंपॉर्टेंस है यहाँ पर हमारे जर्नी में दोस्तों, इंडियन इकोनॉमिक्स जर्नी में। लेकिन यहाँ पे स्पेशली जो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, तो बेसिकली क्या है कि दोस्तों भारत कई दशकों तक वो टैक्स की जो पॉलिसी थी वो अपनाते आ रहा था दोस्तों।
तो उसको उन्होंने कहीं ना कहीं लूज किया है दोस्तों। और यहाँ पर जो फॉरेन रिजर्व हमारा गिर रहा था, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा था, फिजिकल डेफिसिट काफी हाई हो गया था, तो नेशनल स्टेबिलिटी को हमारे लिए खतरा था। क्योंकि जब आप इकोनॉमिक लूज होने लगते हो ना, तो चारों तरफ से आपको खतरा मंडराने लग जाता है दोस्तों। तो उनकी जो स्ट्रेटेजी थी ना दोस्तों, वो यही थी कि हमें सॉवरेन डिफॉल्ट से बचाया जाए दोस्तों। सॉवरेन डिफॉल्ट का मतलब होता है कि मान लीजिए भारत सरकार ने कोई कर्ज लिया दोस्तों, और उसका हम पेमेंट कर नहीं पा रहे दोस्तों, क्योंकि मान लो हमने डॉलर में लिया है तो डॉलर में हमें पे करना होगा, लेकिन आपके पास डॉलर ही नहीं बचा तो दोस्तों आप क्या करोगे? तो बहुत ज्यादा मुश्किल समय था, और इसकी वजह से कई बोल्ड रिफॉर्म यहाँ पर लेने पड़े थे दोस्तों। हमारे फॉरेस्ट रिजर्व एकदम क्रिटिकल लो पर आ गया था दोस्तों। जो आजकल हम बात करते हैं ना, पाकिस्तान की यह हालत है, श्रीलंका की यह हालत हो गई थी, तो वो सिचुएशन भारत की थी उस समय दोस्तों। सिर्फ 10 से 15 दिन कहीं हमारे पास रिजर्व बचा था, जिससे हम क्रूड ऑयल और बाकी की चीजें जो इंपोर्ट करा पाते वो हो पाता था दोस्तों। लेकिन वहां से कहीं ना कहीं जो मेजर दिया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, वो काबिले तारीफ थी दोस्तों। यहाँ पर सरकार ने जो डिवैल्यूएशन है रुपये का, वो सिर्फ एक बार नहीं, जुलाई में दूसरी बार भी यहाँ पर गिराया था, ताकि हमारा जो इंडियन एक्सपोर्ट है वो एक तरह से कॉम्पिटिटिव हो सके। और अल्टीमेटली इससे हम एक्सपोर्ट जब जितना ज्यादा करेंगे उतना डॉलर हमारे देश का अंदर आएगा दोस्तों। फिर इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, वो यही था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, कि 47 टन ऑफ गोल्ड ये हम प्लेस करेंगे, IMF के पास देंगे, जिससे हमें पैसा मिलेगा दोस्तों। और इसी के वजह से अल्टीमेटली एक ब्रीथर मिला हमें दोस्तों, कि हम उस पैसे का सही इस्तेमाल कर पाए। लेकिन यहां पर देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पल आता है, क्योंकि 1991 में आपको याद होगा जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो PV नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, मनमोहन सिंह जी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाता है दोस्तों, और तुरंत बजट पेश करना था। समय भी नहीं था दोस्तों, बट 24 जुलाई को 1991 का बजट आया। और देखिए यहां पर वो सिर्फ बजट नहीं था दोस्तों, वो एक फाइनेंशियल प्लान था दोस्तों, भारत का फ्यूचर इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट था एक दोस्तों। क्योंकि उसमें लाइसेंस राज को तोड़ा था दोस्तों, खत्म कर दिया गया था पूरा का पूरा। लाइसेंस राज एक ऐसा समय था दोस्तों जब कुछ ही लोगों को लाइसेंस मिलता था एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए दोस्तों। यहाँ पर मनमोहन सिंह का जो बजट था, उससे हमारी जो इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट थी उसको फ्री छोड़ा, मतलब कि जो कहते हैं ना जंजीरों से झगड़ा हुआ था उसको यहाँ पर तोड़ा था दोस्तों। और साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कॉलर किया, बहुत सी चीज। इनफैक्ट मैं यहाँ आपको बताता हूँ 24 जुलाई का जो उनका बजट स्पीच था, उसमें उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि जो मैं रिफॉर्म लाने जा रहा हूँ ये बहुत ही डिफिकल्ट है दोस्तों, बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं कि वो हमारा सब कुछ जमा हुआ है बहुत ही आसान वाला है, हमको मतलब कि प्रॉपर से आ जाएगा। उन्होंने कह दिया था पहले कि बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। उन्होंने जो एक स्टेटमेंट था विक्टर ह्यूगो का उसको धराया था दोस्तों, और ये बहुत ही फेमस कोट है। उन्होंने ये कहा था सभी को, पार्लियामेंट को, भारत एक मेजर इकोनॉमिक पावर जो है बनने जा रहा है दोस्तों आगे आने वाले समय में, ये एक्सेप्ट करना होगा। लेट द होल वर्ल्ड लाउड एंड क्लियर, इंडिया इज नाउ वाइड अवेक, वी शैल प्रिवेल, वी शैल ओवरकम। बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट था दोस्तों। और यहां पर मैं आपको कुछ बताता हूं दोस्तों कि उन्होंने अपने बजट में कुछ ऐसी चीजें बोली थी और उसका असर क्या हुआ था, एक एक करके मैं आपको बताता हूं दोस्तों। सबसे पहला चेंज, सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि 1991 के पहले कि यहां पर हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट था उसी में कंपटीशन था दोस्तों। मतलब कि आप फॉरेन के साथ जो कंपटीशन तो छोड़ ही दीजिए, हमारे डोमेस्टिक की भी अगर आप बात देखा जाए प्रोडक्टिविटी एकदम बेकार हो रखी थी दोस्तों, एफिशिएंसी था नहीं दोस्तों। तो इसको देखते हुए जरूरी ये था कि यहाँ पर लिबरलाइजेशन लाया जाए दोस्तों, हर किसी को मौका दिया जाए। अगर कोई भी पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो आराम से कर सके। तो लाइसेंस राज को एक तरह से खत्म किया गया था दोस्तों। कंपनीज को बोला गया कि आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। पहले सरकार रेस्ट्रिक्ट कर देती दोस्तों, आप अगर जूता बना रहे हो यहाँ पर, मान लो कि आपकी जूते की फैक्ट्रियां है, सरकार कहेगी कि 100 से ज्यादा बना ही नहीं सकते। यानी इमेजिन की थी कि दोस्तों ये हालत थी पहले, उन्होंने इसको तोड़ा था दोस्तों। दूसरा यहाँ पर चेंज क्या था, मैं आपको एक दोस्तों बताता हूँ यहाँ पर, वो ये था कि मान लो भारत के अंदर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है कुछ भी बना रही है, अब वो हमें दे रही है 1000 रुपए में, और हमें 1000 रुपए में लेना ही पड़ेगा दोस्तों। भले ही वो सामान 100 रुपए में कहीं मिल रहा है फॉरेन में, तो वो अलाउ नहीं किया जाएगा दोस्तों। सरकार उसको अलाउ नहीं की थी दोस्तों इंडियन मार्केट के अंदर। तो सरकार ने कहा कि देखिए हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो भी फाइट कर सकती है, बस मौका मिलना चाहिए। जब तक कंपटीशन नहीं आएगा ना दोस्तों मार्केट में, तब तक हमारी इंडस्ट्री में एफिशिएंट नहीं हो पाएगी दोस्तों, वो सस्ते में बेचेंगे नहीं। तो अल्टीमेटली सरकार ने ये रिपोर्ट्स वगैरह गुड्स के वो यहाँ पर अलाउ कर दिया था दोस्तों। और अल्टीमेटली इसी की वजह से ही ये नतीजा निकला कि भारत में भी जो इंडस्ट्री है वो कॉम्पिटेटिव बने, अपने आप को बनाना पड़ा। क्योंकि जो भारत से कोई ब्रांड आएगा और भारत के मार्केट में आएगा तो ऑब्वियसली इसकी बात है कि हमारी इंडस्ट्री को चुपचाप तो बैठी नहीं रहेगी दोस्तों। तो एक तरफ से कॉम्पिटेटिव बनना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंस थी जो यहाँ पर दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टमेंट, भारत 1991 के पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ ही नहीं करता था दोस्तों। तो जब आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ ही नहीं करोगे, कैपिटल कहां से आएगा?
देश की तरक्की कैसे होगी, जीडीपी कैसे बढ़ेगी। आज की डेट में हम बात करते हैं ना कि देखो इतना एफडीआई आ रहा है, देखो इतना एफआईआई आ रहा है, बहुत ज्यादा फोकस होता है दोस्तों। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि जो सरकार को बाहर की कंपनी को अलाउ किया जाए, फॉरेन कंपनी को अलाउ किया उस समय, और यहां पर सब्सिडीज बनाई, सेटअप करिए, और आपको 100% सब्सिडी का स्टेट मिलेगा, वो आप भी कुछ सेक्टर्स के अंदर ले सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो बड़ा चेंज था वो ये था कि दोस्तों सरकार ने जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीयूसीज है, कितनी ज्यादा इनएफिशिएंट हो गई थी। यहाँ पर डिस इन्वेस्टमेंट जो है एक तरह से स्टार्ट होता है कि यहाँ पर जो पीएसयूज को और बेटर हम कर सकते हैं, उनमें से कुछ स्टेक पब्लिक कर दिया जाए, लिस्ट किया जाए, मार्केट में उतारा जाए, तो अल्टीमेटली इससे उनको और एफिशिएंट बनाया जाएगा। और जो पीएसयूज यहाँ पर अच्छा काम नहीं कर रही है, उनको बेचने का काम स्टार्ट किया जाए दोस्तों। तो ऑलवेज यहाँ पर बताया जाता है कि जो खराब पीएसयूज चल रही थी उस समय, वो कोई बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं हुआ, लेकिन अल्टीमेटली जो डिस इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ, क्योंकि पीएसयूज बहुत ज्यादा लॉस में जा रही थी दोस्तों। सरकार पैसा दे नहीं रही है, और लोग लॉस में जाते जा रहे, कोई फायदा नहीं हो रहा था। अल्टीमेटली कोई भी कंपनी होती है वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो चेंज लाया जाए। तो ये चेंज लाएगा दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर यह है कि देखिए हमारे देश में जो कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट जैसे कि मान लिया हमारे पास कोई कंपनी है और उसको पैसा रेस करना है, तो आपको पता है हर दिन आए दिन आईपीओ आते हैं। तो वो ये सब जो कैपिटल मार्केट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। कैपिटल मार्केट स्ट्रांग होगा तभी ये कंपनी पैसा रेस कर पाएगी और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा दोस्तों हमारे दोस्त में। तो यहाँ पर जो सेबी है उसको और ज्यादा पावर दी गई दोस्तों, उसके लिए एक कानून लाया गया। पहले जो सेबी था बनाया गया था वो एग्जीक्यूटिव पावर से लाया गया था, लेकिन फाइनली एक कानून पास किया गया 1992 का सेबी एक्ट, वो यहाँ पर लाया गया, जिससे उन्हें और ज्यादा रेगुलेट किया गया और निगरानी रखा गया। तो हमारे कैपिटल मार्केट स्ट्रांग हुआ इससे दोस्तों। जो छठा एक बड़ा चेंज था, तो देखिए हमने ये आइडेंटिफाई किया कि हमारी पोटेंशियल क्या है। तो सॉफ्टवेयर मार्केट हमारा काफी पोटेंशियल दिखा, तो हम एक्सपोर्ट कर सके। तो सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कुछ छूट दी कि अगर आप सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हो तो उसमें आपको टैक्स कंसेशन मिलेगा दोस्तों। तो इससे हमारा सॉफ्टवेयर मार्केट है उसमें थोड़ा सा एज मिल गया, हमारा जो दाम था वो सस्ता हो गया और हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा होने लग गया। और आज का नतीजा यह है कि भारत सबसे बड़ा आईटी का मार्केट है, भारत को कोई बेट ही नहीं कर सकता दोस्तों। तो ये एक बड़ा चेंज था। और आखिर में एक चेंज दिया था कि दैट इज रिगार्डिंग टैक्सेशन। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, 1980 में एक ऐसा पॉइंट आ गया था कि अगर आप टैक्स पे करोगे ना तो 97%, मतलब कि आप समझ रहे हो दोस्तों, 1997 इतना सारा आपको टैक्सेस पे करना पड़ा अगर आप सच्चाई से टैक्स भरोगे तो दोस्तों। तो क्या आपको लगता है कोई टैक्स पे करेगा पाएगा दोस्तों? मतलब कोई करना चाहेगा? नहीं करेगा दोस्तों। तो अल्टीमेटली जरूरी था कि टैक्स को कम किया जाए। टैक्स कम होगा तो सरकार को ऑटोमेटिकली सही तरीके से टैक्स आने लगेगा। तो यहाँ पर इसकी वजह से हमारा जो टैक्स जीडीपी रेशियो था वो भी इंक्रीज होने लगेगा दोस्तों। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन थे। तो ये जो चेंजेस लाए गए ये कहीं ना कहीं भारत का जो फॉर्च्यून है, जो आगे आने वाला समय है, उसको बदल के रख देता है। और सोचिए दोस्तों, हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व बचा भी नहीं था, $1 बिलियन से कम का हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व था, और अगले 2 साल के अंदर अंदर ये $10 बिलियन से भी ज्यादा हो गया था दोस्तों। और कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक डिजास्टर आ रहा था दोस्तों, हम बैंकरप्सी की तरफ जा रहे थे, वहां से हमने एक टर्निंग पॉइंट ले लिया। तो इसमें दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक बहुत बड़ा रोल था दोस्तों, वो मतलब कि कभी कोई नहीं भूल सकता दोस्तों। और मैं आपको एक बता दूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर तो रहे और फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, लेकिन उसके अलावा जो उनका बड़ा करियर रहा है अगर आप देखोगे तो उनका भारत सरकार में, इनफैक्ट 1971 में उन्होंने पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया था एज ए इकोनॉमिक एडवाइजर इन द कॉमर्स मिनिस्ट्री। आगे चलकर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी बने थे 1972 में। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में सेक्रेटरी डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, जी हाँ, गवर्नर भी रह चुके हैं वो, मतलब कि उनके हस्ताक्षर है नोटों पर। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के ग्रांट कमिश्नर के भी वो चेयरमैन रह चुके हैं, एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो उनका लंबा कार्यकाल है दोस्तों। यहाँ पर कंक्लूजन ये निकलता है कि मनमोहन सिंह की जो लेगेसी है, इट इज डिफाइंड नॉट ओनली बाय पॉलिसी अचीवमेंट, बट उनकी जो बिलीफ थी ना भारत की डेस्टिनी में, वो उनकी जो महानता को दिखाता है दोस्तों। उनका जो टेन्योर था फाइनेंस मिनिस्टर का, बहुत ही कामली उन्होंने उस चीज को रिजॉल्व किया दोस्तों, और भारत को एक नई दिशा दिखाई दोस्तों। तो भारत हमेशा इंडेट रहेगा उनकी तरफ से, और जो उनका योगदान रहा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बाकी आप क्या सोचते हो आप कमेंट्स में जरूर बताइए दोस्तों, मैं पढ़ना चाहूंगा। तो दोस्तों अगर आपको मनमोहन जी का योगदान काफी अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक बटन जरूर दबाना, और साथ ही साथ आप अगर इस चैनल पर नहीं जुड़े हो तो प्लीज सब्सक्राइब बटन भी जरूर दबाना।